नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर। आज खुश तो बहुत हो रहे होंगे मोगैम्बो की तरह मोदी जी काइट उड़ाने का, और बहुत सारी चीजें चल रही हैं। बट खुश होने की बात यह है कि ट्रम्प का जो घमंड था वो चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। उनको लग रहा था तो मैं बाकी सब बकवास। हमारे साथ बहुत सारी इस वक्त घटनाएं चल रही हैं। देश विदेश के बहुत सारे लोग आ रहे हैं। इंडिया ईयू समिट होने वाला है बहुत जल्दी। सर, आज जर्मनी के वाइस चांसलर आए हुए हैं। मोदी जी उनकी पतंग उड़ा रहे हैं या दोनों मिलके पतंग उड़ा रहे हैं, उस पर तो आप इलैबोरेट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट्स हो रहे हैं सर। ओवर टू यू सर। काइपोचे। यस सर, काई पोचे। और काइपोचे हुआ है अमेरिका की पतंग का। जी। और काइपोचे किया है जर्मन चांसलर मर्स और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। और दोनों के मुंह पे जो खुशी का इजहार नजर आ रहा है इस पिक्चर में जो आपने दिखाया है, वो मेरे ख्याल से ये कहानी दर्शाता है। लेकिन इस मूवमेंट को अगर हम छोड़ दें और भारत की बात करें, एक तरह से उसकी दूरदृष्टि पे और उसकी जो आगे आने वाले खतरे को पार करने की जो उसकी क्षमता है भारत की, उसको हमें आज दाद देनी पड़ेगी। आज क्या, कई कई महीनों से ये चल रहा है, सिंदूर के पहले से चल रहा है इनफैक्ट, कि भारत को ये आभास हो गया था कि अमेरिका और भारत के बीच में रिलेशंस उस लेवल के नहीं होंगे जैसे पहले थे। और इसका इशारा आपको इस बात से लगता है कि कई सारे हमारे जो डिफेंस डील्स थी वो डीले हो रही थी। चाहे वो इंजन G4 इंजन का मामला हो, प्रेडेटर्स का मामला हो, अपाचेस का मामला हो, और भी कई सारी चीजें थी। क्यों? क्योंकि अमेरिका चाहता था हम उसका F-35 ले लें जी। अरे भाई, हम तभी जबरदस्त। लेंगे ना जब वो हम तभी लेंगे जब वो हमें सूट करता है। तो इसकी वजह से अमेरिका भारत जो था पहले से एक डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस में आ गया था। फ्री ट्रेड तो और भी पहले से चल रही थी, बातचीत चल रही थी। डब्ल्यूटीओ एकदम डिफंक हो गया था। डब्ल्यूटीओ के नाम पर अब हंसी आती है लोगों की कि डब्ल्यूटीओ भी कोई चीज थी। तो भारत को ये पता था डब्ल्यूटीओ में कुछ नहीं होने वाला है, जो होगा तो हमारा बायलेटरल या मल्टीलेटरल टॉक से होगा। तो इस दृष्टि से पहले भी मैंने बताया है कि भारत ने ताबड़तोड़ बायलेटरल एग्रीमेंट्स करने शुरू कर दिए। ट्रेड में, डिफेंस में एक डाइवर्सिफिकेशन का प्रोसेस शुरू किया है। और उसकी जो चरम सीमा जो है वो इस महीने आपको दिख रही है, जो कि हमारा दुनिया का जो सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमिक ब्लॉक है, यूरोपियन यूनियन, उसके साथ जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा वो एक तरह से गेम चेंजर होगा। मोदी जी ने भी बोला कि ये गेम चेंजर होगा और मैं इस बात से मानता हूँ। मैं खुद भी कई ऐसे हिस्सों में इंटरेक्शन कर चुका हूँ जर्मनी से, जिसका रिलेशन डिफेंस डिफेंस को आगे बढ़ाने से था। तो मैं आपको ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज की बात नहीं है, ये महीनों से चल रही हमारी दूरदृष्टि की बात है, जिसकी वजह से आज हमको अगर 500% टैरिफ भी लग जाता है तो मेरा ये मानना है कि हमने अपने आप को चारों तरफ से अच्छी तरह सुरक्षित कर रखा है। और कोशिश यही रहेगी कि जो 5% टैरिफ है, 500% जो टैरिफ है, ट्रंप साहब को अपने आप उठाना पड़ जाए। हालांकि अभी तक लगाया नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट जो यूएस का इसके खिलाफ वर्डिक्ट दे देता है तो मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा गेम प्लान जो है ना ट्रंप का वहीं धराशायी हो जाएगा। खैर, आज हुआ क्या है? आज ये हुआ कि जो बातें काफी दिनों से चल रही थी उसका एक क्लाइमेक्स सीन आपने देखा, जिसमें कि मर्स और मोदी जी जो है ऐसी जगह पे गए हैं जहां पर कि सबसे ज्यादा स्कोप है इन्वेस्टमेंट का, सबसे ज्यादा स्कोप है बिजनेस का। गुजरात को वैसे भी कहा जाता है कि बिजनेस हब है, वहां पे गिफ्ट सिटी बन रही है। जो गिफ्ट सिटी का पूरा एम ही यही है कि पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जो है
गिफ्ट सिटी से कंट्रोल किया जाए। तो वहाँ ले गए उनको, महात्मा गांधी जी का आश्रम था, वहाँ भी उनको ले जा कर के उनको श्रद्धा सुमन चढ़ाया गया। उसके बाद जो असली चीज़ हुई वो थी पतंग और पतंगबाजी, जो कि एक इंटरनेशनल फेस्टिवल है। ये नेशनल फेस्टिवल नहीं है। इसमें बाहर की दुनिया से भी लोग आते हैं और एक्चुअली एक दूसरे से लड़ाई करते हैं कि भाई किसने किसकी पतंग काटी, और जब कोई दूसरे की पतंग काट देता है तो बोलता है काई पोचे। तो ये आज एक तरह से एक सटल मैसेज गई है, इसलिए मैंने अपने आज पॉडकास्ट की शुरुआत भी काई पोचे से की है। अब आइए कि भाई खाली यही तो नहीं है, जर्मनी दुनिया की चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, भारत से आगे है, हालाँकि ज़्यादा आगे नहीं है बट आगे है। तो अब आप देख रहे हैं कैसे 4 ट्रिलियन मिल के 8 ट्रिलियन हो जाएगा, और चाइना के कितना नज़दीक हम आना शुरू कर देंगे, अगर ये डील्स इस तरह की जो हम प्लान कर रहे हैं। तो इसमें जो यूरोपियन यूनियन की जो आधी आर्थिक व्यवस्था है, वो जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड कंट्रोल करते हैं, आधी। और ये तीनों जो हैं देश, भारत में एक के बाद एक इस महीने विजिट कर रहे हैं। इसके बाद फ्रांस, उसके हम्म, बाद पोलैंड। तो हम्म, और उसके बाद क्या होगा, पूरा यूरोपियन यूनियन का शिखर सम्मेलन होगा 27 जनवरी को, 26 जनवरी की परेड के बाद। तो एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज होंगी नए साल में, नया आगाज। ये मुझे लगता है मोदी साहब ने बहुत पहले ही प्लान कर रखा था और उसको अच्छी तरह से ऑर्केस्ट्रेट किया जा रहा है। अब इसी को मान के चलिए कि एआई समिट जिसके लिए कि फ्रांस के प्रेसिडेंट आएंगे मैक्रॉन, उसके लिए उनका एआई एडवाइजर पहले ही आ गए हैं। वो पहले हम्म, आकर के विजिट करेंगे, टाई अप करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे विजिट को, जो मेन विजिट होगी। उसी तरह से पोलैंड का, पोलैंड आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि वो पाकिस्तान के ज़्यादा नज़दीक था। अब याद हम्म। करिए प्राइम मिनिस्टर मोदी की पोलैंड विजिट और कनेक्ट करिए कि कहाँ से धारा बदली हुई। जब G7 के लिए ट्रम्प का उन्होंने ठुकरा कर पोलैंड चले गए थे और फिर इंडिया की तरफ आए थे। आप समझ रही हैं? ये सारी चीज़ें ऐसी ओवरनाइट नहीं हो जाती हैं। बहुत सोच समझ के जब उन्होंने वहाँ ठुकराया तो वो जानते थे कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, उसमें तो कोई शक है नहीं। लेकिन उससे डरना मेरे ख्याल से मोदी जी की फितरत नहीं है, ना भारत की फितरत। और उसी की तैयारी, उसी को अपने तरफ, अपने आप को रोबस्ट, रेज़िलिएंट बनाने के लिए कार्रवाई शुरू हो गई थी काफ़ी पहले से। तो ये तीनों जो हाई लेवल विज़िट होंगी, वो हमारी दूरदृष्टि की एक तरह से दाद देनी चाहिए। अब इसमें जर्मनी के साथ क्या होने वाला है? देखिए, जर्मनी के साथ हमारी कई उम्मीदें हैं। एक तो है कि बिज़नेस इन्वेस्टमेंट आए हमारे देश में। हमको थोड़ा-सा इस समय बिकॉज़ ऑफ 500% टैरिफ की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। लोग बाहर जा रहे हैं इन्वेस्ट हमारे स्टॉक मार्केट से, जिसकी वजह से हमारा स्टॉक मार्केट भी 2000 पॉइंट गिरा है, व्हिच इज़ अ फेयरली सब्सटेंशियल अमाउंट। लेकिन अब जर्मनी इधर आएगा, अगर इन्वेस्ट करेगा गुजरात में, तो वो एक काउंटर होगा उस 500% टैरिफ का कि भाई भारत सेफ है, भारत में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो वो एक पहली कड़ी है। बिज़नेसमैन का लार्ज ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो चांसलर मर्ज के साथ आया हुआ है। इसके बाद वो बैंगलोर जाएँगे, और आपको पता है बैंगलोर हमारी सिलिकॉन वैली है और जर्मनी जो है टेक्नोलॉजी का लीडर है। यस, यूरोप तो में ये सबसे। बहुत ही सबसे आई मीन बेस्ट है टेक्नोलॉजी में। अब आप आइए डिफेंस के लिए, क्योंकि डिफेंस हमारा एक मेन चिंता का विषय है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे ऑल द एग्स आर इन वन बास्केट, ये सारी चीजें हम रूस पे ही डिपेंड करें। इसलिए हमारे को डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, जिसके लिए जर्मनी, फ्रांस, इजराइल, इन लोगों को किया जा रहा है। आपको कुछ दिन पहले पता चला होगा फ्रांस के साथ हमारी राफेल की 114 राफेल की डील तकरीबन तकरीबन थ्रू हो गई है। अब ये जर्मन चांसलर के साथ हमारा ये उम्मीद था कि प्रोजेक्ट 75 जिसके तहत 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स को कन्वेंशनल सबमरीन्स का मैन्युफैक्चरिंग का डील था,
वो वेरी एडवांस स्टेजेस में है। उम्मीद तो ये थी कि इसी बार साइन हो जाए, मेरे ख्याल से थोड़ा और वक्त लगेगा और तब उसके बाद साइन हो जाएगा, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसमें जो है 60% जो इसकी टेक्नोलॉजी है, इसका मैन्युफैक्चरिंग है, वो इंडियन कंटेंट होगा और 40% जर्मनी का होगा। और बाद में ये बात करी जा रही, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम भी है ये, इसमें एक एडवांस टेक्नोलॉजी है इसकी। तो इसका बाद में मुझे, जैसे हमने ब्रह्मोस के साथ किया था, शुरू में तो ज़्यादा था रशिया का कंटेंट, धीरे-धीरे रशिया का कंटेंट कम होता चला गया। उसी तरह से हम इसमें भी करेंगे, तो एक आत्मनिर्भरता की तरफ भी एक कदम है इस तरह की टेक्नोलॉजी में। मैज़गान डॉक और जो जर्मनी की जो फर्म है, वो मेरे ख्याल से उसका नाम है, तो बड़ा जर्मन नेम है, तो दिमाग में आ नहीं रहा है इस समय। मैं जैसे ही मेरे दिमाग में आएगा मैं आपको बताऊंगा। वो उसके हाँ, थाइसन क्रुप मैरीन सिस्टम्स, थाइसन थाइसन ग्रुप मेरीन सिस्टम, इनके साथ मिल करके एक जॉइंट प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। होपफुली हमें उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में ये डील प्रॉपर साइन हो जाएगी। एक बार हो जाता है, तो जो याद है पहले हमारे को डील वगैरह में सॉरी सबमरीन में थोड़ा-सा डिले हो रहा है काफ़ी दिनों से, वो प्रॉब्लम भी हमारी दूर हो जाएगी और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे हम। इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ जॉइंट इंटेंट, यानी कि सामूहिक इरादे का डिक्लेरेशन डिफेंस में साइन किया गया है। इरादा साइन किया गया है, ठीक है? कि कहाँ-कहाँ हम एक-दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेंगे। तो वो एक बड़ी चीज़ हुई है, जिसके तहत जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जर्मनी और इंडिया की, वो 25 साल से चल रही है, आज से नहीं चल रही, 25 साल से चल रही है। तो उसको और बढ़ावा मिलेगी और मजबूती मिलेगी। और हमारी जो डिप्लोमैटिक रिलेशन है, वो तो 75 साल से चल रही है। तो एक बिना रोक-टोक के जो रिलेशनशिप होती है, वो हमारी जर्मनी के साथ है। तो मेरा ये मानना है कि जर्मनी और भारत का जो रिश्ता है, काफ़ी पुराना है, कल्चरल है। मोदी जी ने एक और चीज़ करी है कि कल्चरल और एजुकेशन पे भी जोर दिया है। पहले क्या होता था, हमारे जो विद्यार्थी हैं वो बाहर जाते थे, खर्चा ज़्यादा होता था बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में। अब जर्मनी के साथ ये एग्रीमेंट किया जा रहा है कि उनकी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में आएँगी और इंडिया में एस्टेब्लिश करेंगे अपनी यूनिवर्सिटी, ताकि हमारे जो भारतीय लोग हैं, भारतीय बच्चे जो हैं, वो यहीं पर जर्मन शिक्षा प्रणाली का फ़ायदा उठा सकें। उससे हमको डबल फ़ायदा होगा। एक तो टैलेंट हमारे अंदर ही रहेगा, टैलेंट बाहर नहीं जाएगा, और दूसरा एक हाई हाई क्वालिटी टैलेंट हमको मिलेगा। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें जो हैं, उन पर आदान-प्रदान किया गया। सिक्योरिटी सिचुएशन पर भी दोनों के बीच में एक डिस्कशन हुआ, हालाँकि उसके बारे में डिटेल्स अभी बाहर नहीं आए हैं, बट ये माना जा रहा है कि उन्होंने गाज़ा, यूक्रेन और सब चीज़ों पे वार्ता की है। और जैसा कि भारत का रुख रहा है शांति का, वैसा ही जर्मनी का रुख है। और मैं अपनी बात को यहाँ थोड़े से बोल के समाप्त करना चाहूँगा कि मैं कुछ दिनों पहले एक जर्मन प्रोफ़ेसर, एक लेडी थी, उनके साथ इंटरैक्शन कर रहा था। वो हमारे यहाँ विज़िट करने आई थी हमारे सेंटर में। तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो मैं उनको बोल रहा था कि हमें एक्चुअली अपनी सुरक्षा का ध्यान देना चाहिए, अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं, लेकिन जर्मनी ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपने आप को पूरी तरह से शांति के रूट पर या शांति के रास्ते पर जाने का फैसला किया है। और उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि जैसे कि म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है जर्मनी में, हर साल हुँ। होती है। उसमें एक प्रोफ़ेसर आए या कोई एकेडमिशियन आए, उन्होंने बोला कि आपको रशिया से बचाव के लिए अपने डिफेंस की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ानी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हम लोगों ने सोचा, और वो एक डिफेंस कॉलेज की प्रोफ़ेसर थी, नेशनल डिफेंस कॉलेज होता है, उनकी प्रोफ़ेसर थी वो। हमको लगा कि ये तो हमारी वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है, हमको लड़ाई के लिए उकसा रहा है। तो ओह माय गॉड! इतना उनके अंदर शांति वाला सर कूट-कूट के भरा जर्मनी हुआ। में इतनी शांति में राहुल गांधी 2 बार पहुँच गए थे, तो उतनी शांति तो मुझे भी नहीं लगती है कि इतनी शांति होगी। अ, देखिए,
देखिए क्या है कि हर देश में लेफ्ट, राइट, सेंटर हर तरह के ग्रुप्स होते हैं और जर्मनी में लेफ्ट काफ़ी थे। तो ये जो हैं उस इरादे से गए थे जर्मनी, कुछ सपोर्ट के लिए शायद, ये मेरा असेसमेंट है। हो सकता है उस इरादे से गए हों, कि उनको अगर कुछ सपोर्ट मिले तो भारत में भी कुछ ऐसी चीज़ की जाए। आप समझ रही हैं जैसे बाकी जी। दुनिया के देशों में हो रहा है। तो मुझे पक्का यकीन है कि वो सफल हुए नहीं, इसलिए वापस आ गए और जो सफल हुए हैं वो पतंग चला रहे हैं और काय-पोछे कर रहे हैं लोगों का। जी। सर, जर्मनी में एक चीज़ और ट्रिकी है जो भारत और इंडिया के बीच में, वो है खालिस्तान काफ़ी बड़े पैमाने पे है, जर्मनी के अंदर में। आपको लगता है ये मुद्दा उठाया जाएगा? क्योंकि इतने बड़े लीडर आए हैं और उसके बारे में बात ना हो तो मुझे लगता है बात अधूरी रह जाएगी। देखिए जर्मनी जो है ना, ह्यूमन राइट्स पे बड़ा जोर देता है और उसी की वजह से आपने देखा होगा कि अब वो पछता रहा है। हमारी जो इंटरैक्शन हुई है वहाँ के लोगों से, कई फ़ोरम्स पे, कई कई बार सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेस में हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, ऑनलाइन बातचीत होती है, कई ऐसे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। अब उन लोगों को लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वहाँ पर ये लोग एक आतंकवादी किस्म का बिहेवियर कर रहे हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में जर्मनी को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इनफैक्ट अभी ही हो रही हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जर्मनी में राइट विंग पार्टीज़ अब थोड़ा-थोड़ा ज़्यादा जीतने राइस लग गई हैं। फ्रांस में ही देख लीजिए राइट विंग पार्टीज़ का ज़्यादा उनका वो है, क्या बोलते हैं प्रभाव बढ़ रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जर्मन चांसलर इस बात को नहीं उठाएँगे। ये मेरा मानना है। जी। सर, ये तीनों कंट्रीज़ के साथ हमारा जो डिप्लोमैटिक त्रिकोण बोलेंगे, राजनीतिक त्रिकोण जो है, वो काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव रहा है। क्या यहाँ पे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, टेररिस्ट को रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, स्पेशली मेरा ध्यान खालिस्तानीज़ की तरफ है। बिकॉज़ इस हुँ, पूरे हुँ। रीजन में पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस के उसमें अगर आप देखा जाए तो एक तो काफ़ी सारे जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, नॉट जस्ट खालिस्तान, काफ़ी सारे एंटी इंडिया फोर्सेस स्प्रेड आउट हैं। आपको लगता है उसके ऊपर भी कुछ बातचीत होगी? देखिए अगर उसके ऊपर बातचीत होगी इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं, डिक्लेरेशन ऑफ जॉइंट इंटेंट जो जिसकी मैंने बात की थी डिफेंस की, उसके तहत आएँगी, लेकिन उसका अभी डिटेल्स बाहर नहीं आई है। मेरा मानना है कि जॉइंट इंटेंट जो साइन किया गया है, उसमें ज़रूर इन सब चीज़ों पे एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, सिक्योरिटी रिलेटेड है, चाहे वो किसी एक ग्रुप ए की हो, ग्रुप बी की हो या इस्लामिक हो या कोई भी आतंकवादी हो, उसके ऊपर तो पक्का 100% इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होगी। फ्रांस तो इसका भोगी है, पिछले कई सालों से फ्रांस में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इवन जर्मनी में कई सालों से इस तरह की प्रॉब्लम हो रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये इस तरह का कोई अरेंजमेंट ज़रूर होगा। हुँ। तो सर प्रोजेक्ट 75 इज़ सबमरीन्स ये कब तक यस। आ जाएँगी? भारत कब तक आ जाएँगी ये सबमरीन्स? देखिए ये तो एक बहुत शिप बिल्डिंग जो होती है ना, इसमें टाइम लगता है, सालों लगते हैं और 8 का है प्रोजेक्ट जो है $8 बिलियन डॉलर्स का ये प्रोजेक्ट है। अपने आप में ही एक स्टेट ऑफ द आर्ट सबमरीन्स बनाने का प्रोजेक्ट है। तो इसमें काई टाइम लगेगा 8-9 साल लग सकते हैं, जब ये बनना शुरू होती हैं। 1, 2, 3 हाँ, आपको देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर को कितना टाइम लग जाता है, सर ये तो क्योंकि वर्ल्ड वॉर इसमें क्या हो बन जाएगा तब तक ही बनेंगे, आई एम सॉरी बट ये तो नहीं, नहीं, बहुत लंबे ऐसा टाइम नहीं बाद है। बनेंगे। ऐ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए ये जो शिप्स होती ये जो सबमरीन्स होती हैं, हमारे पास हैं सबमरीन ऐसा नहीं कि हमारे पास सबमरीन नहीं है। कुछ अपग्रेड्स होते रहते हैं सबमरीन्स के। ये एक रिप्लेसमेंट प्लान के तहत होता है कि भाई इतने टाइम तक ये जाएगी तो दूसरा आ जाएगा। अब जैसे आप एयरक्राफ्ट कैरियर का ही ले लीजिए। एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में हमें कितना साल लगा? जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया। तीसरे का सैंक्शन मिला था 2 साल पहले। अभी उस पे काम चल रहा है। आप इमेजिन करिए कितना बड़ा होता है एक एयरक्राफ्ट कैरियर, कितना बड़ा शिप होती है, कितनी बड़ी सबमरीन्स होती हैं। इनको इनके अंदर टेक्नोलॉजी बहुत काफ़ी एडवांस होती है। उन सबको लगाने में, टेस्ट करने में टाइम लगता है
और बनाने वाले तो वही हैं, मैज़गॉन डॉक और हमारा जो गॉर्डन रीच, यही 2 हैं हमारी। जब तक हम इनको एक्सपैंड नहीं करेंगे शिप बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपना, भारत शिप बिल्डिंग में सबसे पीछे है। सबसे आगे शिप बिल्डिंग में चाइना है, साउथ कोरिया है, इवन अमेरिका शिप बिल्डिंग में उतना एडवांस नहीं है। साउथ कोरिया बनाता था शिप बिल्डिंग। सो हमने अभी, आपको अगर ध्यान होगा, 2025 में एक अपना हम एक एक उद्देश्य बनाया है कि शिप बिल्डिंग जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा, ना कि सिस्टम प्रोक्योरमेंट होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट बनता है तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है, अगर शिप बिल्डिंग, एक शिप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बन गई, तो अब लोग दबा के पैसा इसमें डालेंगे शिप बिल्डिंग के लिए। लेकिन उसके लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा ना, जो जिससे बनाया जाए। तो इन दोनों शिपयार्ड्स के अलावा भी हमको अब शिपयार्ड्स बनाने पड़ेंगे, उसके लिए जगह ढूँढनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये जॉइंट प्रोजेक्ट है, कुछ हिस्सा वहाँ बनेगा, कुछ हिस्सा यहाँ बनेगा, बाद में पूरे का असेंबलिंग यहाँ पर होगी। ऑल दिस विल टेक टाइम। सो मेरा तो व्यू ये है कि ये लॉन्ग टर्म प्लान के तहत किया जा रहा है सबमरीन का जो। और इससे घबराने की बात नहीं है, ये हमारे प्लान में रहता है कि भाई यहाँ तक हमारी एक सबमरीन काम कर रही है, उसके बाद ये फेज आउट होगी, तब तक ये आ जाएंगी जो हम जर्मनी के साथ जिसका करार कर रहे हैं। काफी दिन से तो ये सबमरीन का प्रोजेक्ट हमारा कभी ऑस्ट्रेलिया के साथ, सॉरी, फ्रांस के साथ था, अगर आपको याद हो। पहले फ्रांस के साथ बनने वाला था, फिर अभी जर्मनी के साथ हो रहा है। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं। हमारे पास, आपको पता ही है, न्यूक्लियर सबमरीन है, तो आपको हुँ, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूक्लियर सबमरीन की कोई लिमिट नहीं होती रेंज की, कहीं भी जा सकती हैं, कितनी भी दूर तक जा सकती हैं। आज यहाँ है तो सर कल वो शायद साउथ अमेरिका कोरिया के के कोस्ट पे भी पहुँच सकती। सर जब साउथ कोरिया के साथ हमारे रिलेशंस डिसेंट है, आई वुड पुट इट लाइक 6 आउट ऑफ 10, देन एंड दे आर वेरी गुड एट शिप मेकिंग, देन व्हाई डोंट वी हुँ। आस्क देम टू मेक, क्योंकि ये लोग तो इतना साल लेंगे, आई एम श्योर दे आर गोइंग टू डिलीवर फास्टर। तो आप क्या समझते हैं कि भारत साउथ कोरिया के साथ कुछ कर नहीं रहा है? नहीं सर, मैं देखिए तो जी। देखिए देखिए, कोई भी जो देश होता है ना, हुँ, ये बिहाइंड द सीन उनका प्रोसेस चल रहा होता है। हुँ, अगर आप चाणक्य डिफेंस डायलॉग, किसी तभी तो लोग देखते हैं ऐसी-वैसी चीज़ें जिनसे उनको मोमेंटरी मज़ा मिलता है, वो नहीं है। आप सीरियस सेमिनार्स में जाइए, वहाँ देखिए, वहाँ पे हमारे साउथ कोरिया के जो डिफेंस देखते हैं, उनके एक डिफेंस डील्स वगैरह देखते हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं इंडिया में, वो आए थे, उन्होंने आधे घंटे इस पे बातचीत करी है, साउथ कोरिया और इंडिया का डिफेंस कोऑपरेशन। आपको पता होना चाहिए, वज्रा आरटी गन सबसे पहला हमारा प्रोजेक्ट था साउथ कोरिया के साथ। उसके बाद सबमरीन का भी प्रोजेक्ट, शिप बिल्डिंग का भी प्रोजेक्ट उनके साथ बातचीत हुई, लेकिन कुछ कारणों से वो रुक गया। तो ये एक प्रोसेस है, चलता रहेगा। तो जो आपने क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा, उसका जवाब सिर्फ मैं ये दूँगा कि जी हाँ, चल रही है बात। हाँ, जिस स्पीड से चलनी चाहिए, मेरे हिसाब से थोड़ा-सा इन सब चीज़ों को और आगे बढ़ाना है और तेज़ करना है, ताकि हम लोग समय आने पर इधर-उधर ना देखें। राइट। जी। सो हाउ वुड यू कंक्लूड, क्योंकि पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं अगले हफ्ते, हुँ, सिरलॉस्कर, हुँ। जर्मनी के आ रहे हैं डिप्लोमैटिक एडवाइज़र और जी20 शेर्पा इमैनुअल बॉ ब्रॉन इन ब्रॉन बॉन, हाँ, समथिंग बॉन लाइक दैट बॉन सर। इमैनुअल बॉन, बॉन, इमैनुअल इमैनुअल वो बॉन, हाँ। फ्रांस के, जिसका मैंने ज़िक्र किया था कि वो आ रहे सॉरी, हैं हाँ जी, कोऑर्डिनेट फ्रांस करने के, के लिए। जी, फ्रांस फ्रांस के, के। वो एआई हुँ, एआई वगैरह का समिट होने वाला है, उसका कोऑर्डिनेशन करने के लिए आ रहे हैं। ये मैंने बात की हुँ, थी आपसे कि यूरोपियन हुँ, यूनियन के साथ भारत ने एक पिवट किया है। 2 पिवट किए हैं भारत ने, एक यूरोपियन हुँ, यूनियन के साथ किया है और दूसरा आसियान के साथ किया है। हुँ, तो हम दोनों फ्लैंक्स में पिवट कर रहे हैं अपने, ताकि हम अपने व्यापार और डिफेंस दोनों को साथ लेके चलें। एक साथ, जो जो ज़रूरी है हमारे लिए। आर्थिक और जो सामरिक शक्तियाँ हैं हमारी, दोनों साथ चलेंगी। जो हुँ, सैन्य सैन्य शक्तियाँ हैं, वो हुँ, एक साथ ग्रो करेंगी, तभी हम हुँ, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं इस राक्षसी दुनिया के इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर पे। इस समय जी। दुनिया दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर एक राक्षसी दुनिया
का वर्ल्ड ऑर्डर हो गया है, जिसमें जिसका सर मन कर रहा है वो अपनी मर्जी आपका इशारा उनकी उधर तो नहीं है, वो जो अभी एक देश पे कब्जा कर लिया, उधर ही तो नहीं है ज्यादा इशारा? वही है सभी राष्ट्रपति लोग हैं, पाकिस्तान। सभी नहीं बहुत हैं। भूरे काका भी हैं, फिर तुर्की के भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। नॉर्थ गिनती की कोई कमी नहीं है। अज़रबैजान, सभी लोग देखिए, सब लोग क्या चाह रहे हैं कि मैं अपना उल्लू सीधा कर लूँ। तो ऐसी हालत में भारत को भी अपना उल्लू सीधा करना पड़ेगा और उसके लिए जितना हो सकता है वो कर रहे हैं। हम लोगों ने 50-60 कंट्रीज़ आइडेंटिफ़ाई की हैं, जिसके तहत हम लोग अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में हम साउथ के लीडर हो जाएँ। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पे मुझे मदद कर सकते हैं। आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।